नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लेखनी साहित्य में स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न 16, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375, ऑप्शन बी संवत 770 से 1000, ऑप्शन सी 1375 से 1700, ऑप्शन डी संवत 1700 से 1900। सही उत्तर है संवत 1050 से लेकर 1375 तक। व्याख्या क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। प्रश्न 17, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल क्यों किया? ऑप्शन ए उस समय वीर रस का काव्य बिल्कुल नहीं लिखा गया था, ऑप्शन बी उस काल की 9 प्रसिद्ध पुस्तकें वीरगाथात्मक थी, ऑप्शन सी सिद्धों की रचना वीर रस प्रधान थी, ऑप्शन डी गद्य साहित्य की प्रचुरता के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उस काल की 9 प्रसिद्ध पुस्तकें जो वीरगाथात्मक थी। व्याख्या के अनुसार शुक्ल जी ने 9 प्रसिद्ध पुस्तकों का उल्लेख करते हुए कहा है, अतः इन प्रसिद्ध ग्रंथों की प्रचुरता के कारण आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल रखा गया। ठीक। प्रश्न नंबर 18, ढोला मारिया ढिल्ली मुहु मुच्छियु मैच्छ शरीर, यह पद आदिकाल के किस भाषा के रूप में रचा गया है? ऑप्शन ए साहित्यिक ब्रज भाषा, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी अभ्रंश, ऑप्शन डी अवधी। सही उत्तर है ऑप्शन सी अभ्रंश। व्याख्या क्या कहती है? यह उद्धरण जिसमें हम्मीर देव का वर्णन है अभ्रंश की रचना की परंपरा को दर्शाता है। प्रश्न 19, कर्नल टाट ने किस राजा के युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है जिसके आधार पर खुमान रासों की रचना हुई? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी हम्मीर, ऑप्शन सी खुमान प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ऑप्शन डी विशलदेव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खुमान प्रथम, द्वितीय और तृतीय। व्याख्या के अनुसार कर्नल टाट ने चित्तौड़ के रावल खुमान के नाम से 3 राजाओं को एक मानकर उनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया, जिसका आधार दलपति विजय नामक कवि द्वारा रचित खुमान रासो जान पड़ता है। प्रश्न 20, वर्तमान में उपलब्ध खुमान रासों की प्रति अधूरी है और उसमें कहाँ तक का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान तक, ऑप्शन बी राणा सांगा तक, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप सिंह तक, ऑप्शन डी राणा राजसिंह तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराजा प्रताप सिंह तक। व्याख्या, इस समय खुमान रासों की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराजा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलता है। ठीक है। प्रश्न 21, विशलदेव रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नरपतिनाल, ऑप्शन बी दलपति विजय, ऑप्शन सी चंद्रवरदायी, ऑप्शन डी चरणिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरपतिनाल। व्याख्या, नरपतिनाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम विशलदेव का समकालीन था। इसने विशलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा था। ठीक है। प्रश्न 22, विशलदेव रासो में 1272 मझारी का स्पष्ट अर्थ क्या है जिसके आधार पर इसकी रचना का समय संवत 1212 सिद्ध होता है? ऑप्शन ए 1272, ऑप्शन बी 1200 से 12, ऑप्शन सी 1200 और उसके ऊपर 12, ऑप्शन डी 1200 से 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1200 और उसके ऊपर 12। व्याख्या, स्पष्ट अर्थ क्या होगा? 1212। ठीक। प्रश्न 23, विशलदेव रासो में विशलदेव किस कारण से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करते हैं? ऑप्शन ए युद्ध हारने के कारण, ऑप्शन बी राजमती से रूठकर, ऑप्शन सी जयचंद से विवाद के कारण, ऑप्शन डी शिकार के शौक के कारण। इसका सही उत्तर होगा उत्तर राजमती से रूठकर। व्याख्या,
विसलदेव रासों में 4 खंड है। तो विसलदेव रासों में कितने खंड है? 4 खंड, जिसमें दूसरे खंड का सार है विसलदेव राजमती से रूटकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ 1 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है। प्रश्न 24, हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है और उनकी रचना हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? ऑप्शन ए तुलसीदास कृत रामचरित, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जायसी कृत पद्मावती, ऑप्शन डी नरपति नालकर कृत विसलदेव रासो। सही उत्तर है चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। व्याख्या, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। जरूरी है, बहुत ध्यान रखिएगा। प्रश्न 25, पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग है? ऑप्शन है 57, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 108। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 69। व्याख्या क्या कहती है? पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। प्रश्न 26, पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त छंद कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए दोहा, सोरठा, चौपाई, ऑप्शन बी कविता, छप्पर, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाथा और आर्या, ऑप्शन सी बरवे, सवैया कुंडली, ऑप्शन डी हरिगीतिका और रोला। सही उत्तर है ऑप्शन बी कविता, छप्पर, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाथा और आर्या। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। ठीक है। मुख्य छंद है छप्पर, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाथा और आर्या। 27, फारसी इतिहासों के अनुसार शिहाबुद्दीन गोरी के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध किस हिजरी में हुआ था? ऑप्शन ए 587 हिजरी, ऑप्शन बी 927 हिजरी, ऑप्शन सी 947 हिजरी, ऑप्शन डी 1022 हिजरी। उत्तर है ऑप्शन ए 578 हिजरी। व्याख्या क्या कहती है? भारतीय इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी संवत 1248 में हुआ। ठीक। प्रश्न 28, पृथ्वीराज रासो के संवतों में 90-91 वर्ष का अंतर होने पर भी उसे सही सिद्ध करने के लिए पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने क्या विचित्र व्याख्या दी? ऑप्शन ए उन्होंने कहा कि यह अनुवाद की त्रुटि है, ऑप्शन बी उन्होंने विक्रम शाक अनंत का अर्थ 90 रहित विक्रम संवत किया, ऑप्शन सी उन्होंने संवतों को 90 वर्ष पीछे खिसका दिया, ऑप्शन डी उन्होंने संवतों को मानने से ही इनकार कर दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उन्होंने विक्रम शाक अनंत का अर्थ 90 रहित विक्रम संवत किया है। व्याख्या क्या कहती है? पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो के पक्ष में समर्थन में विक्रम शाक अनंत का अर्थ शून्य और 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत किया है। ठीक है। प्रश्न 29, आलाखंड किस कवि की रचना के आधार पर प्रचलित गीतों का समुच्चय है? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी श्रीधर, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी केदार। तो किसका है आलाखंड? उत्तर सी जगनिक। व्याख्या क्या कहती है? कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे। उन्होंने आला और रुदल की वीर चरित का वर्णन एक वीर गातात्मक काव्य के रूप में लिखा था। इस काव्य के आधार पर प्रचलित गीतों का समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड भी कहते हैं। ठीक। प्रश्न 30, श्रीधर ने संवत 1454 में कौन सा काव्य रचा जिसमें ईडर के राजा रन्नमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर विजय का वर्णन है? ऑप्शन ए हम्मीर रासो, ऑप्शन बी रणमल चंद, ऑप्शन सी खुमान रासो, ऑप्शन डी विसलदेव रासो। सही उत्तर है ऑप्शन बी रणमल चंद।